हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया नया सब पता चलने वाला है। मतलब कि आप लोगों को जो चीज़ें नहीं पता होंगी वो हमें अब आप लोगों को कुछ पता चलेगा। ओके, सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स क्या होता है? पहले हम ना इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा पूरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसे ब्रेक करते हैं। एक साइड हो गया हमारा कंज्यूमर, एक साइड हो गया हमारा प्राइस इंडेक्स। सो प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स हमें पता है स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा। हम लोग अपना प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि प्राइजेस में कितने चेंजेस आ रहे हैं एक बेस ईयर के बेसिस पर। ओके, अब कंज्यूमर क्या होता है? सो कंज्यूमर, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से ही, कंज्यूमर क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था। अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स बिहेवियर, सॉरी, ये हमारा चैप्टर का नेम था, कंज्यूमर बिहेवियर। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होता है। एक रिकैप ले लेते हैं। कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है कंज्यूम करने के लिए। मतलब कि फिर से कोई भी रीसेल के पर्पस से नहीं, खुद कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए उन गुड्स और सर्विसेज को वो परचेज करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। सो अब एक कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना, उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसका थोड़ा सा और मैं आप लोगों को ब्रॉड मीनिंग समझाने वाली हूं हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। स्टूडेंट्स, हम ये सारी डेफिनेशंस पर तो बाद में आएंगे, पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। आप लोग बोलते हो कि महंगाई बढ़ गई है ना? ये चीज बोलते होगे ना आप लोग कि यार देखो, अभी कुछ टाइम पहले तक एक कोई प्रोडक्ट था, वो पहले मान लीजिए 20 रुपीज का आता था, अब वो 22 रुपीज का आने लग गया है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई अगर बढ़ी है, ओके, ये जो 2 रुपीज का भी इंक्रीज हुआ है, इसका इफेक्ट आपके जो परचेजिंग पावर है उस पर कैसे होने वाला है, ये कौन चेक करेगा? ये चेक करेगा हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स, वो हमें बताता है कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ओके, जो कि डिफरेंट जो लोग परचेज करते हैं, तो उन गुड्स पर अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं हमारे किसी भी एक कंज्यूमर को, या फिर वो कितने चेंजेस हो रहे हैं, किसी की भी एक कॉस्ट ऑफ लिविंग पर कितना अफेक्ट हो रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो होता है जिसमें कि हम ये बताते हैं कि आपकी जो नेसेसिटीज हैं वो पूरी करने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो चेक करता है कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके प्राइसेस में कितने चेंजेस हुए हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा इंडिया ही देखो आप, ठीक है, हम और कोई सी कंट्री तो लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ इंडिया के बारे में ही समझ लेते हैं। इंडिया के बारे में समझ गए तो समझ लो कि सब दूर का समझ लेंगे। इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, राइट? सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे बहुत एक्सट्रीम पुअर भी हैं, बहुत एक्सट्रीम रिच भी हैं, राइट? थोड़े मिडिल लोग भी हैं, मतलब कि मिडिल फैमिली को बिलोंग करने वाले भी पीपल हैं, थोड़े पुअर, थोड़े रिच, ऐसे भी हैं, राइट? तो यहाँ पर हमें डिफरेंट जगह पर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मिलेंगे, राइट? अब देखो, मैं अगर डिफरेंट जगह भी नहीं बोलूं, एक ही प्लेस ले लो, हमने ले लिया अपना क्या, मुंबई। मुंबई में आपको एक्सट्रीम रिच भी मिल जाएंगे और एक्सट्रीम पुअर भी मिल जाएंगे, राइट? तो अब जो दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड होगा, जो एक्सट्रीम रिच का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो डिफरेंट होगा, और जो एक्सट्रीम पुअर का होगा वो डिफरेंट होगा। जो एक्सट्रीम रिच होंगे, या फिर मैं एक्सट्रीम वर्ड नहीं भी लूं, सिर्फ अगर मैं रिच भी बोलूं, तो जो रिच होंगे उनके जो नेसेसिटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, राइट? उनकी नेसेसिटीज में आप इंक्लूड कर सकते हो कि उनकी नेसेसिटीज में कार आती है। अगर कार नहीं होगी तो वो लोग, उन लोगों की एक नेसेसिटी पूरी नहीं हुई और वो लोग कहीं ट्रेवल ही नहीं करेंगे। तो रिच के लिए हमने एक नेसेसिटी माना कार। क्या वही सेम कार किसी एक पुअर के लिए नेसेसिटी है? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे कि पुअर के पास में या तो साइकिल मिलेगी,
या फिर अगर वो लोग साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लोग क्या प्रेफर करेंगे, वॉकिंग प्रेफर करेंगे, राइट। तो डिफरेंस हुआ, एक ही सेम प्रोडक्ट लिया हमने कार, जिसका कि हमने बताया कि वो जरूरी नहीं है कि कार हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक नेसेसिटी हो, राइट। तो इसके थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को ये बोल सकती हूँ कि सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो डिफरेंट होता है, सबकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होने वाली है वो भी डिफरेंट होने वाली है, राइट। सब लोगों के पास में उनकी जितनी भी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को डिटरमाइन करते हैं कि किसकी क्या नेसेसिटीज होंगी, कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, कौन किस चीज को परचेज करता होगा, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं, राइट। तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है स्टूडेंट्स, वो भी हम बोलेंगे कि वो डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए डिफरेंट होता है, ओके। मतलब कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमें बताता है कि एक पुअर सेक्टर के लिए, एक पुअर सेक्शन के लिए एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होगा, एक रिच सेक्शन के लिए क्या होगा, एक मिडिल सेक्शन के लिए क्या होगा। और जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमें हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी हम ऐसे बोलते हैं, और ये हमें अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बताता है। अब देखो, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो डिपेंड भी करता है प्लेस टू प्लेस। दो सिटीज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक सिटी मैंने ली है दिल्ली, एक सिटी मैंने ली है भोपाल। दो सिटीज हैं, भोपाल एंड दिल्ली। हम बोले कि कॉस्ट ऑफ लिविंग दोनों जगहों पर डिफरेंट होने वाला है। क्यों डिफरेंट होने वाला है? बिकॉज अगर मैं बोलूं कि एक हाउस रेंट पर लेना है हमें, ठीक है, मान लीजिए कोई आपको हाउस मिल रहा है भोपाल में 5,000 रुपीज का, ओके, और वही सेम टाइप का जो घर है वो आपको दिल्ली में मिल रहा है 10,000 रुपीज में, वही सेम काइंड का, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो यहाँ पे डिफरेंस आया। अब मैं यहाँ पे बोलूंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग में डिफरेंस आएगा। अगर भोपाल में मैं बोलूं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, तो मैं बोलूंगी ये थोड़ा सा चीप है एज कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, मतलब कि जो कॉस्ट है वो ज्यादा इनकर करनी पड़ती है हमें अपनी जो जिंदगी है वो बिताने के लिए, राइट। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, ये सब कुछ आएगा, ओके। सो हम ये बोलेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना वो एक जनरल लेवल पे हमें कोई भी प्राइसेस में चेंजेस नहीं बताता। अभी तक हमने जो अपना इंडेक्स नंबर पढ़ा, जो हमने प्राइसेस में चेंज पढ़े, वो हमने एक जनरल लेवल पे पढ़े कि ठीक है ये कमोडिटीज है, इनमें चेंजेस हो गए तो ये प्राइस में इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया। लेकिन क्या हर एक कमोडिटी में इंक्रीज होगा, उसके प्राइस में इंक्रीज होगा जब इन्फ्लेशन आएगा? जरूरी नहीं है। क्या हर एक सेक्शन पर जो इन्फ्लेशन है उसका अफेक्ट होने वाला है? जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमें डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट सीपीआई देता है। सीपीआई का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया सीपीआई, और डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट सीपीआई बताया जाता है, डिफरेंट कमोडिटीज के लिए डिफरेंट सीपीआई बताया जाएगा, और जो डिफरेंट प्लेसेस है ना उनके लिए भी हम डिफरेंट सीपीआई बताएंगे। इट मींस कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। हम बिल्कुल ये चीज बोल सकते हैं, कमोडिटीज टू कमोडिटीज, ठीक है। तो आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या हो गया? एक काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स हो गया, जो कि आपको स्पेसिफिकली एक सेक्शन पर या एक किसी सेक्टर पर बेस्ड बताता है कि क्या प्राइसेस में चेंजेस हुए हैं, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, बस इसे समझना है। ये चीज आप लोगों के लिए न्यू होगी, अदरवाइज बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। अब इसे हम थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन के फॉर्म में देख लें तो ये क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज consumed by the class of people so that they can maintain the same standard of living in the current year as in the base। जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमें क्या बताता है? वो हमें एक एवरेज इंक्रीज बताता है कमोडिटीज की प्राइसेस में। अब ये एवरेज इंक्रीज निकालने का, ये एवरेज इंक्रीज क्यों हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, और क्यों हम प्लेस टू प्लेस या फिर पर्सन टू पर्सन इस चीज को कैलकुलेट करते हैं?
वो इसलिए ताकि जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एज इट इज सेम मेंटेन रहे। अब देखो, अगर इन्फ्लेशन आया है तो इट मीन्स कि अब जो आपके आइटम्स हैं वो महंगे हो गए। अब मतलब कि अगर मेरी पहले इनकम थी 100 रुपीज, अभी भी इनकम कितनी है? अभी भी इनकम है 100 रुपीज। पहले मैं 100 रुपीज में 20 यूनिट्स का कंजम्पशन कर लेती थी। ओके, अब महंगाई बढ़ गई है तो अब 100 रुपीज में मैं सिर्फ 10 यूनिट्स का ही कंजम्पशन कर पाती हूँ। ओके, लेकिन ये जो 20 यूनिट्स थे ना, ये मेरी नेसेसिटीज थी। इनमें से एक भी कमोडिटी ऐसी नहीं है या एक भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसे कि मैं बोल दूं कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो भी काम चलेगा। बिल्कुल नहीं, ये जो 20 यूनिट्स है ना, ये मेरी नेसेसिटी है। तो अब जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमें हेल्प करता है कि अगर ये जो आपकी कमोडिटीज हैं जो उनकी अगर प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है तो आपकी जो इनकम है उसमें भी क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए, ताकि आप इन फ्यूचर भी 20 कमोडिटीज का कंजम्पशन कर सको। तो क्या इफेक्ट हुआ इसका? आपकी इनकम जो 100 थी उसे इंक्रीज कर दिया गया, लेट्स से 200 रुपीज कर दिया गया, ताकि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन्ड रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए ये मेन एक रीजन होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करने का। हम ये भी बोल सकते हैं ना अब तो कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो एक परचेजिंग पावर चेक करता है, परचेजिंग पावर कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है। वो आपकी जो परचेजिंग पावर है उस पर कितना चेंजेस हो रहा है ये आप लोगों को शो करता है, राइट। परचेजिंग पावर क्या होती है ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी। परचेजिंग पावर वो होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास में जितना भी अमाउंट है, दैट इज जितने भी मनी है, उसमें से आप कितने यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज परचेज कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। अब जैसे कि मेरे पास में 100 रुपीज थे, मैं 20 यूनिट्स का कंजम्पशन कर सकती थी, तो मेरी परचेजिंग पावर क्या थी कि मैं 100 रुपीज में 20 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रही हूँ। जब वो 100 रुपीज 100 ही थे तो मैं कितने यूनिट्स का कंजम्पशन कर रही थी? 10 यूनिट्स का। तो अब मैं ये बोल रही हूं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, क्योंकि अब सेम अमाउंट में मैं कम यूनिट्स का कंजम्पशन कर रही हूं। तो इसे हम परचेजिंग पावर पर क्या चेंजेस होते हैं ये भी बोल सकते हैं। हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम ये फाइंड आउट करते हैं। ओके, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज अ वेटेड इंडेक्स। जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है वो हमेशा क्या होगा? वेटेड इंडेक्स होगा। क्यों होगा? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। वेटेड इंडेक्स, वेटेड से हम क्या मतलब समझते हैं कि जो भी आपके जितने भी आइटम्स हैं उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वेट असाइन किए जाते हैं, राइट। तो आप जितने भी यूनिट्स या जो भी कमोडिटीज का आप कंजम्पशन कर रहे हो वो उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कंज्यूम करोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको अगर कुछ भी फ्री में मिल रहा है तो आप उसको अनलिमिटेड परचेज कर लोगे, भले वो आपकी यूज में ना हो, राइट। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक वेजिटेरियन है और अगर उसे बोला जाए कि आपको चिकन दे रहे हैं हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जितनी भी यूनिट्स परचेज करना है आप कर सकते हो, मतलब आप ले जा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्या वो एक जो वेजिटेरियन है वो चिकन को कंज्यूम करेगा? नहीं करेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब कि वो चाहता ही नहीं है, चाहिए ही नहीं हमें, राइट। तो ऐसे वाले केस में भले ही कुछ भी फ्री दे दिया हो, लेकिन क्या उसने परचेज किया? नहीं किया। क्यों? बिकॉज वो उसके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। तो हम जो हैं जितने भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं वो हम उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कंज्यूम करते हैं, हम उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है हम कंज्यूम करते हैं, राइट। तो इसलिए जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उससे हम हमेशा वो एक क्या होता है हमारा वेटेड इंडेक्स होता है, हम उसे वेट्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, the consumer price index numbers are also known as cost of living index number, retail price index number और price of living index number। अब cost of living index number क्यों बोलते हैं? I think कि आप लोगों को क्लियर होगा, because जो हमारा consumer price index होता है वो हमें बताता है कि एक पर्सन की cost of living कितनी है। उसके बाद में अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग पर ही चेंजेस होंगे, राइट। तो वो कितने चेंजेस हैं और वो क्यों आ रहे हैं
क्या वो रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इस चीज को हम चेकआउट कर सकते हैं, राइट। रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर इसे क्यों बोलते हैं? देखो सिंपल सी चीज है, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कहां से गुड्स परचेज करते हैं? एक रिटेल मार्केट से, एक रिटेल शॉप पर आप लोग जाते हो कोई भी गुड को परचेज करने के लिए, तो क्या आप एक होलसेल मार्केट में जाते हो? नहीं, आप रिटेल मार्केट में जाते हो। जो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं वो क्या है? वो रिटेल शॉप्स हैं। तो हम जाते हैं रिटेल शॉप से अपने गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। तो हमें जो प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं, राइट, हम जो एक कोई भी गुड हमने परचेज किया, उसके लिए हमने कुछ भी अमाउंट दिया, वो जो प्राइस था उससे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम रिटेल प्राइस। ओके, कंसेप्ट क्लियर है? रिटेल शॉप से हम खरीद रहे हैं, हमने जो प्राइजेस दिए वो क्या है? वो है रिटेल प्राइसेस। तो रिटेल प्राइसेस पर चेक किया जाता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, मतलब कि रिटेल प्राइसेस पर हम अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, होलसेल प्राइसेस पर नहीं कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसका एक और नेम हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये है रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। ओके, फिर आता है प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इसे हम क्यों बोलते होंगे? सिंपल सी चीज है, आपकी लिविंग के लिए आपको क्या प्राइजेस पे करने पड़ रहे हैं, वो हो गया प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। आपको आपकी जिंदगी जीना है, ओके, आपकी जो जिंदगी अगर वो काटनी भी है तो भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप रह ही नहीं सकते, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ मिलता ही नहीं है, राइट। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। फॉर लिविंग आप लोगों को कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है, या क्या क्या प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं आपकी जो लिविंग में है उसमें, इसलिए इसका नेम क्या हो गया? प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स, वो कैलकुलेट किया जाता है कुछ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। एक न्यू टर्म है, क्या है वो? बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें एक और चीज याद रखना कि आपका जो सीपीआई है उसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम और आगे पढ़ेंगे अपना होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें हम सर्विसेज इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जो हमारा सीपीआई होता है उसमें हम सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सीपीआई होता है उसमें हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं? जो हमारा जो सीपीआई उसे हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? उसे हम कैलकुलेट करते हैं बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। अब बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? देखो, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कुछ कमोडिटीज पर बेस्ड होगा। जैसे कि मेरी जितनी भी नेसेसिटीज हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आपका जो सीपीआई है स्टूडेंट्स, उसे हमने डिवाइड करके रखा है कुछ कुछ सेक्शंस में, कि ये पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, इनमें आपके जितने जितने गुड्स आते हैं वो हम इंक्लूड करेंगे, और वो बनाता है एक आपका बास्केट ऑफ गुड्स, कि इतने सारे गुड्स या उसमें सर्विसेज भी, इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर हम बता रहे हैं कि एक किसी भी पर्सन का या एक किसी भी सेक्शन का आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होने वाला है। सो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि आपके जो ग्रुप ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, राइट, जो कि आप इंक्लूड करते हो कैलकुलेशन में, ये ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होती है। ये हमारे जो भी कैलकुलेशंस जो करते हैं वो लोग पहले से ही बता के रखते हैं कि ये पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होने वाले हैं। ओके, जो हमारा सीपीआई है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो गया? ये है हमारा, ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है ये कैलकुलेट करते हैं हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसका जो कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स, कि हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना होता है अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड कवरेज ऑफ द इंडेक्स। क्या डिटरमाइन करना है हमें? स्कोप एंड कवरेज ऑफ द इंडेक्स। आपका स्कोप क्या है इंडेक्स का? ठीक है, मतलब कि
जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या हो गए, बहुत सारे सेक्शंस हो गए, रिच हो गया, पुअर हो गया, मिडिल मैन हो गया, लेस रिच, लेस पुअर, ये हो गए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि हमारा स्कोप क्या है। स्कोप क्या है इन दी सेंस क्या, आपका जो स्टडी का एरिया होने वाला है वो कितना होने वाला है। क्या आप रिच सेक्शन पर आपका सीपीआई कैलकुलेट कर रहे हो, क्या आप पुअर सेक्शन पर कर रहे हो, आप मिडिल सेक्शन पर कर रहे हो, किस पर आप आपका जो सीपीआई है वो कैलकुलेट कर रहे हो, ये आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। और फिर कवरेज ऑफ द इंडेक्स। कवरेज ऑफ द इंडेक्स मतलब कितने पर्टिकुलर एरिया में कवर्ड है, कितने लोग इसमें आने वाले हैं, किस किस पर्टिकुलर को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने इसके कैलकुलेशन में, वो हो जाएगा हमारा कवरेज ऑफ इंडेक्स। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटरमाइन, हमें अपनी जो स्कोप है वो डिटरमाइन करना है और जो कवरेज है वो डिटरमाइन करना है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल फॉर whom इंडेक्स नंबर इज इंटेंडेड। अब देखो इसमें थोड़ा सा और इसे क्लासिफाई करो, सिर्फ रिच पुअर मिडिल मैन ये सब कुछ नहीं होता, और इसे क्लासिफाई करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, बैंक वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये ऐसे भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्यून, प्राइवेट प्यून, देखो सेम एक जो जॉब है वो क्या है, वो तो प्यून ही है, लेकिन उसे हमने कैसे डिवाइड किया, गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है, तो ये हमें बाइफर्केशंस करने या हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना है कि आप किस पर ये कैलकुलेशन कर रहे हो, कौन सी क्लास पर ये कैलकुलेशन होने वाला है। क्या एक कंपनी के सीईओ के बारे में आपका उसका सीपीआई निकाल रहे हो, या एक जो नॉर्मल वेज वर्कर है उस पर आप सीपीआई निकाल रहे हो। तो ये चीज आपको सबसे पहले डिटरमाइन करनी है और डिसाइड करनी है कि आप कौन सी क्लास पर फाइंड आउट करने वाले हो आपका सीपीआई। ओके, then comes the coverage should also be clearly earmarked, that is the geographical area, rural or urban, city or town etc. जो आपका एरिया है वो भी आप लोगों को पहले ही डिटरमाइन करना है। ओके, पहले ही डिटरमाइन क्यों करना है या डिसाइड क्यों करना है, उसका रीजन है बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया जो कि क्या था, जिसमें कि हमने देखा था अपना दिल्ली और भोपाल, राइट। ये दो सिटीज का मैंने एग्जाम्पल लिया था, दोनों में क्या हुआ था, हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिफर करती है। वैसे ही हर एक प्लेस टू प्लेस जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिफर करती है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज बतानी है और डिसाइड करनी है कि आप कौन से पर्टिकुलर एरिया पर फोकस्ड हो, क्या आप रूरल में हो, अर्बन में हो, टाउन है, सिटी है, क्या है, बिकॉज प्लेस टू प्लेस जो है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफर करता है। ओके, then the selected class should form a homogeneous group of people from the point of view of income and habits। जो भी आपने क्लास डिसाइड की है उसमें क्या करना है, उसमें क्या चीज होनी चाहिए, एक होमोजीनियस ग्रुप देखने को मिलना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई भी क्लास सिलेक्ट की जिसमें कि आपने लिया है रूरल पुअर, ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रूरल पुअर ही लेना है। अब रूरल एरियाज में भी रिच पीपल होते हैं, आप उन्हें इंक्लूड नहीं करोगे उस पर्टिकुलर क्लास में, बिकॉज रिच और पुअर का जो लिविंग हैबिट्स हैं वो अलग हो जाएंगे, जो उनका इनकम है वो अलग हो जाएंगी। ओके, सो आपको बिल्कुल होमोजीनियस ग्रुप ही लेने हैं, इसमें कुछ भी मिक्सअप वाला चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब आप डिटरमाइन कर रहे हो स्कोप या फिर कवरेज आपके इंडेक्स का। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फैमिली बजट इंक्वायरी। अब फैमिली बजट क्या होता है, आई होप कि आप लोगों को पता है फैमिली बजट क्या होता है। आपकी फैमिली का कोई बजट होगा, राइट, ऐसा होगा कि ना पापा, अच्छा चलो फैमिली छोड़ो, आपका खुद का बजट होगा कुछ, पापा ने हर मंथ डिसाइड करके रखा है कि आप लोगों को पॉकेट मनी देनी, कितनी, 1000 रुपीज। अब इस 1000 के अलावा ये बोला गया है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, मतलब कि 1000 से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए आपके पर मंथ में। तो आपका बजट क्या है, आपका बजट है 1000 रुपीज का, राइट।
ये आपका पर्सनल बजट हो गया। आई होप कि बजट का मतलब आप लोगों को समझ में आता है। अब जैसे आपका पर्सनल बजट है वैसे एक फैमिली का भी बजट होता है। आपकी फैमिली का भी बजट होगा कि हमें इतने जो अमाउंट है हम उसमें अपने एक्सपेंसेस पूरे करेंगे, इतना हम सेव करेंगे, और अगर और भी कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स होंगी तो वो सारी, ठीक है। लेकिन एक बजट डिसाइडेड होगा, या फिर एक बजट में हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज को हमने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करा कि इसे हमें ऐसे ऐसे स्पेंड करना है, इस पर्टिकुलर चीज में हमें रखना है। ओके, सो ये क्या है, ये है बजट। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट होगी हमारी फैमिली बजट इंक्वायरी। आपने डिटरमाइन कर लिया आपका स्कोप और डिटरमाइन कर लिया कि आप कौन से पर्टिकुलर एरिया में आपका जो कवरेज होने वाला है वो क्या होगा। उसके बाद में आपको फैमिली बजट इंक्वायरी करनी है। दैट इज जो फैमिलीज आपने चूज की है उनका जो बजट है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि एक एक पर्टिकुलर फैमिली का कितना कितना बजट होता है, वो मतलब वो बजट कैसे डिवाइडेड है, किस किस सेक्शन में कौन कितना स्पेंड करना चाहता है, किस में वो सेव कर रहा है, कहाँ पर वो अपना जो मनी है वो स्पेंड कर रहा है, ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो कंडक्ट अ फैमिली बजट इंक्वायरी बाय रैंडमली सिलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज। अब हमें जो फैमिली बजट इंक्वायरी है वो कंडक्ट करनी है। कैसे, हमें एक सैंपल ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ फैमिली सिलेक्ट करना है उसमें से, ठीक है। The inquiry should be conducted in a normal period of economic stability. जो इंक्वायरी होगी स्टूडेंट्स वो एक नॉर्मल पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कंडक्ट करना है। इट मीन्स कि ऐसे टाइम में, ऐसे पर्टिकुलर ईयर में ये कंडक्ट होनी चाहिए जब इकोनॉमिकली हमारी जो कंट्री हो वो स्टेबल हो, कोई भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजास्टर नहीं हुआ हो, कोई भी पेंडेमिक नहीं आया हो, अर्थक्वेक नहीं आया हो, या कुछ भी जो नेचुरल कैलामिटीज है कुछ भी नहीं हुई हो। ऐसे पर्टिकुलर ईयर में हमें अपना जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट करनी होती है। जैसे कि 2020 में तो पेंडेमिक था, तो ऐसे ईयर को हमें नहीं इंक्लूड करना है अपने इंक्वायरी में। हम किसे इंक्लूड करेंगे, एक नॉर्मल ईयर में जिसमें कि किसी भी काइंड का कोई भी इंस्टेबिलिटी नहीं हुई हो। ओके, सो कमोडिटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप्स। जो आपकी पूरी कमोडिटीज हैं उसे हम इन 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस। ये जो हमारी 5 ब्रॉड कैटेगरीज है स्टूडेंट्स, इससे हम और सब डिवाइड भी कर सकते हैं अगर जरूरत होती है। तो जैसे कि फूड है तो फूड को हम सब डिवाइड कर सकते हैं ना, कैसा फूड, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैसे फूड्स, पैक्ड फूड्स, अनपैक्ड फूड्स, क्या चाहिए हमें, तो हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर चीजें और सब डिवाइड हो सकती है हम उसे और सब डिवाइड करते हैं। बाकी हम ये बोलते हैं कि ये हमारे कुछ ब्रॉड हेड्स हैं और हमें इसके अंदर ही हमारी इंक्वायरी कंडक्ट करनी होती है। ये 4 तो आप लोगों को क्लियर होंगे, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटनिंग, हाउस रेंट। और इन चारों के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे मिसलेनियस में। ऐसी जो भी चीजें होंगी या ऐसे जो भी आइटम्स होंगे जो इनमें इंक्लूड नहीं हो पाए उसे हम कहाँ इंक्लूड कर देंगे, मिसलेनियस में इंक्लूड कर देंगे। ओके, सो ये हमारी हो जाती है सेकेंड स्टेप, फैमिली बजट इंक्वायरी। फिर आती है हमारी नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस। अब हमें क्या ऑब्टेन करना है, प्राइस कोटेशंस ऑब्टेन करना है। प्राइस कोटेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइस कोटेशंस क्या होते हैं, तो वो प्राइजेस जो कि आपसे चार्ज किए जाते हैं उसे हम प्राइस कोटेशन बोलते हैं। मतलब कि जो फाइनल प्राइस हम लोग पे करते हैं वो क्या हो गया, वो हो गया प्राइस कोटेशन। अब हमें करना क्या है, ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस। जो फाइनल प्राइजेस चार्ज किए गए हैं एक कंज्यूमर से वो हमें ऑब्टेन करने हैं। जब हमें फाइनल प्राइजेस पता होंगे तभी तो हम अपना जो चेंजेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए फाइनल प्राइजेस होना जरूरी है। ये जो हमारी थर्ड स्टेप है उसमें क्या करना है, ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस। अब ये प्राइजेस आप कहां से कैसे कैलकुलेट करने वाले हो या फाइंड आउट करने वाले हो, तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो रिटेल प्राइजेस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो
तो हमारे जो प्राइस कोटेशंस हैं वो भी कौन से लेने हैं हमें, रिटेल वाले, दैट इज रिटेल प्राइजेस कलेक्ट करने हैं हमें, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या होगा, टू कलेक्ट रिटेल प्राइजेस। यहां पर थोड़ा कलेक्ट मिसिंग है, वो थोड़ी भूख लग गई थी बेटा, तो वो क्या हुआ, मैं खा गई, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, टू कलेक्ट रिटेल प्राइजेस, ओके। सो सबसे पहले हमें अपने रिटेल प्राइजेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। अब पता ये एक क्या हो जाता है, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है रिटेल प्राइजेस को कलेक्ट करना। क्यों, बिकॉज जो रिटेल प्राइसेस होते हैं वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई आपका पहचान वाला रिटेलर है, उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिए किसी ने और कोई डिस्काउंट्स दे दिए। या कभी कभी ये होता है कि आप कोई से ऐसे मार्केट्स में जाते हो स्टूडेंट्स, जहां पर किसी भी एक प्रोडक्ट पर आपका क्या नहीं होता, प्राइस टैग लगा हुआ नहीं होता है, राइट। आप लोग अगर देखोगे कुछ बड़े बड़े मार्केट्स जिनमें कि जो क्लोथ्स वाले मार्केट होते हैं, जिसमें ऐसे हमारे जो क्लोथ होते हैं वो बाहर ही हैंग किए हुए होते हैं, ऐसे कोई हमें बॉक्स में से निकाल कर क्लोथ्स नहीं दिखाए जाते हैं, राइट। तो वो जो बाहर हैंग किए हुए रहते हैं, क्या कभी भी उनमें कोई प्राइस टैग लगा हुआ होता है, नहीं होता है, राइट। तो ऐसे केसेस में जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी से बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस चार्ज कर लेते हैं, किसी से बहुत कम प्राइजेस चार्ज कर लेते हैं, राइट। जैसे कि एक कहीं आप शॉप पर गए जिसमें कि जो कि ऐसा ही कोई सा मार्केट था, तो वहां पर आपने देखे बहुत सारे क्लोथ्स, आपने देखा कि अच्छा ठीक है ये 250 पर पीस है, लेकिन अगर उसकी एक्चुअल प्राइस आप देखो तो वो 250 नहीं, वो कहीं जाएगा 50 रुपीज तक, ओके। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एकदम ऐसे सीरियस नहीं होना, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ओके। सो 250 जो प्राइस है स्टूडेंट्स, जो बार्गेनिंग में अच्छा नहीं होगा वो तो क्या करेगा, वो 250 का 250 में ही लेके आएगा, लेकिन जो बार्गेनिंग में एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा, उस 250 को नीचे ले आएगा, कहां तक, 50 तक, और आखिर वो पर्टिकुलर जो भी हमारा ड्रेस होगा वो परचेज भी करेगा और 50 रुपीज में परचेज करेगा। तो पर्सन टू पर्सन डिफर किया, राइट। एक सेम जो आपकी ड्रेस है वो किसी ने 250 में परचेज की, किसी ने 50 में परचेज की। जो थोड़ा कम एक्सपर्ट है बार्गेन करने में, उसने क्या किया, उसने सिर्फ 50 रुपीज ही कम करवाया, उसने 200 में परचेज की, किसी ने 100 में परचेज की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सेम चीज के लिए भी अलग अलग प्राइजेस हो सकते हैं, है ना। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क भी है रिटेल प्राइसेस कलेक्ट करना, कि कौन से प्राइस को आप सही मानने वाले हो, कौन सा प्राइस आप इंक्लूड करने वाले हो, ओके। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क। द रीजन इज दैट रिटेल प्राइसेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप एंड इवन कस्टमर्स टू कस्टमर्स। जो आपका रिटेल प्राइस है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। यहाँ पर भोपाल में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, ठीक है। शॉप टू शॉप डिफर करता है। आप एक शॉप पर गए, वही जिसमें प्राइस टैग्स ऑलरेडी लगे हुए नहीं होते, जिनमें जो हमारी एमआरपी होती है वो डिसाइड अगर की गई होती है किसी इंडस्ट्री के थ्रू, तो वो तो हम उतने में ही परचेज करके आ लाते हैं, राइट। हम उस ज्यादा पे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डिस्काउंट हो तो हम कम पे जरूर कर देते हैं, तो वो फिर से डिफरेंसेस हो जाते हैं। लेकिन जब प्राइस टैग्स नहीं होते हैं तो वो शॉप टू शॉप भी डिफर कर जाते हैं, कि एक शॉप पर आपको सेम पीस मिल रहा है 100 रुपीज में, एक शॉप पर आपको सेम पीस मिल रहा है 150 रुपीज में। ये शॉप टू शॉप डिफर किया, राइट। फिर इवन कस्टमर टू कस्टमर, वही सेम एग्जांपल जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, कि एक ड्रेस को डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट प्राइजेस में परचेज कर सकते हैं। किसी ने 250 में, किसी ने 50 में, 100 में, 200 में, तो वो डिफर किया कस्टमर टू कस्टमर भी हमारे जो प्राइजेस हैं वो, राइट। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टास्क भी है और डिफिकल्ट टास्क भी है। नाउ कुछ फॉलोइंग ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या जो कि हमें ध्यान रखना है जब हम अपने प्राइस कोटेशंस ऑब्टेन कर रहे हैं। क्या है वो, रिटेल प्राइजेस शुड बी दोज एक्चुअली चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स। रिटेल प्राइजेस वो लेने जो कि एक्चुअल में एक कस्टमर से चार्ज किए गए, डिस्काउंट के बाद में कितना चार्ज कर रहा है, या फिर अगर ज्यादा में कोई भी एक गुड को सेल किया जा रहा है तो वो कितना है। वो जो रिटेल प्राइस क्या होना चाहिए, जो कि एक कस्टमर ने एक्चुअल में पे किया है, ओके।
डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट रेट फॉर पेमेंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ये जो डिस्काउंट्स वगैरह दिए हैं ये सब अकाउंट, ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी है अपने कैलकुलेशन में। मतलब कि एक कोई भी गुड है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 250, ठीक है, मान लीजिए एक्चुअल प्राइस है 250, लेकिन कुछ कस्टमर के लिए वो 150 में लेके गए, कुछ कस्टमर्स, किसी ने उसे 300 में लेके गए, किसी ने उसे 250 में लेके गए। तो अब ये जो है एक प्राइस वो डिफरेंट चार्ज हुई गई है। तो हमें ये डिस्काउंट भी ध्यान में रखना है, ये जो ज्यादा लिया गया है उसे भी लेना है, इंक्लूड करना है, और ये जो एक्चुअल प्राइस जो कि एक्चुअल था वो भी अगर लिया तो वो भी हमें लेना है अपने जो कैलकुलेशन है उसमें। ओके, तो यहां पर हमें कौन सा प्राइस लेना है, जो एक्चुअल प्राइस एक कस्टमर पे कर रहा है वो प्राइस हमें इंक्लूड करना है अपनी कैलकुलेशन में। ओके, फिर आता है इन अ पीरियड ऑफ राशनिंग और प्राइस कंट्रोल वेयर इलीगल प्राइसेस आर चार्ज्ड ओपनली, such prices should be taken into account along with the controlled prices। अगर कोई controlled prices है या कोई मतलब कि हमारे गवर्नमेंट ने कोई भी प्राइस कंट्रोल का यूज किया या कोई भी राशनिंग का यूज किया गया है, लेकिन वो प्राइस कंट्रोल के साथ साथ में कुछ इलीगली भी वो जो हमारे गुड्स हैं वो सेल किए जा रहे हैं, तो हमें दोनों प्राइजेस को लेना है, जो कंट्रोल्ड प्राइजेस हैं वो भी, और जो ज्यादा चार्ज किया जा रहा है जो हमारे इलीगल प्राइजेस हैं वो भी। इन दोनों प्राइजेस को हमें इंक्लूड करना जरूरी है अपने कैलकुलेशन में। ओके, तो ये कुछ 3 स्टेप्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना है अपने जब हम सीपीआई कंस्ट्रक्ट करते हैं तब। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो तीनों हमारे पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे ना। हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया, तो इसकी कुछ डिफिकल्टीज भी देखते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं हमारे सीपीआई को कंस्ट्रक्ट करने में, राइट। तो फर्स्ट वाली हो गई हमारी डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो डिफरेंट पर्सन हैं, डिफरेंट उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है। जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जरूरी नहीं कि आपका भी हो, जो मेरे लिए नेसेसिटी है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी नेसेसिटी है, और जो मेरी इनकम है वो जरूरी नहीं कि आपकी इनकम है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस आए, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। तो ये चीज हमें फाइंड आउट करने में मुश्किल होगा कि हम एक होमोजीनियस ग्रुप बनाए, राइट। तो ये एक डिफिकल्टी हुई। अगर सबकी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते तो हमें कोई डिफिकल्टी ही नहीं होती, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे है, डिफरेंट है। तो ये एक काइंड ऑफ डिफिकल्टी है कि हमें कैसे, अब हम इसे बहुत ज्यादा हमें ध्यान से इसे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि एक होमोजीनियस ग्रुप को ही हम इंक्लूड करें। ओके, फिर आता है डिफरेंसेस इन प्राइसेस। जो प्राइजेस हैं उनमें क्या है, डिफरेंसेस हैं। अभी हमने समझा शॉप टू शॉप, कस्टमर टू कस्टमर, प्लेस टू प्लेस जो प्राइजेस हैं वो डिफर करते हैं। तो हमारे जो प्राइजेस हैं उनमें डिफरेंसेस होने के कारण वो भी एक डिफिकल्ट चीज हो जाती है हमारे लिए कि हमें क्या इंक्लूड करना है, हमें क्या कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें, राइट। फिर आता है डिफरेंस इन प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ये भी एक क्या बोल सकती हूँ मैं, डिफिकल्टी हो सकती है हमारी। क्यों होगी, बिकॉज हर एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर का जो प्रपोर्शन है वो डिफर करता है। 2 गुड्स हैं ए एंड बी, चलो इन्हें कुछ नेम दे देते हैं हम। ओके, एक हो गया हमारा शूज एंड एक हो गए हमारे क्लोथ्स, ठीक है। ये 2 हमारे पास में कमोडिटीज हैं, शूज एंड क्लोथ्स। मेरा पर्सनली जो क्या हो, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, मैं हूं ए, ठीक है। तो ए का दैट इज मेरा जो शूज पे एक्सपेंडिचर है वो है 200 रुपीज का, और जो क्लोथ्स पे एक्सपेंडिचर है वो है 100 रुपीज का, ठीक है। फिर एक पर्सन है आपको मैंने नेम दिया बी। आपका जो शूज का एक्सपेंडिचर है वो है 500 रुपीज, नहीं वो है 50 रुपीज, और जो आपके क्लोथ्स का एक्सपेंडिचर है वो है 1000 रुपीज। एक और पर्सन है आपका फ्रेंड सी, उसका एक्सपेंडिचर जो शूज पे है वो कितना है, वो है 500 रुपीज, और जो क्लोथ्स पे एक्सपेंडिचर है वो कितना है, तो वो है 2000 रुपीज।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सेम कमोडिटीज हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि हमें इसमें से चूज करना पड़ेगा, हमें इसमें से ग्रुप्स फॉर्म करने पड़ेंगे ताकि हमारा जो सीपीआई है वो कहीं से भी कहीं तक उसमें कोई भी गलत कैलकुलेशंस ना हो। तो ये एक और क्या बनती है, हमारी डिफिकल्टी बनती है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की ये जो डिफिकल्टीज हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आप लोगों को क्लियर होंगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्लियर होगा, और जो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उसकी जो हमें अपने 3 पॉइंट्स ध्यान रखने वो क्लियर होंगे। ये एक आधा कंसेप्ट, ओके, ये मतलब कि अभी हमारा पूरा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने इसका सिर्फ एक थियोरेटिकल पार्ट ही पढ़ा है, इसका भी प्रैक्टिकल है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सीपीआई, दैट इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।